नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। ओडिशा के चांदीपुर में हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, भारत आक्रामक रक्षा नीति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नौर जिले में दुर्घटनाग्रस्त। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने लोकसभा में कहा, भारत हमेशा सभी को स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट उपलब्ध। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 129 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को भावी अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, ब्रिटेन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह में नूपी लान यानी महिलाओं के युद्ध में किस राज्य की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी? इसका सही उत्तर है मणिपुर। 1904 में ब्रिटिश शासन द्वारा मणिपुर के पुरुषों पर जबरन श्रम के लिए दबाव डाले जाने पर महिलाओं ने ये विद्रोह किया था। उन्होंने ब्रिटिश एजेंट के बंगले में तोड़फोड़ की और ख्वैराम बंद बाजार की दुकानों में आग लगा दी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राज्य से चावल निर्यात को रोकने के लिए महिलाओं ने विद्रोह किया था। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश में रीवा जिले के रायपुर करचुलियान की शैलवाला कुशवाहा। मैं शैलवाला कुशवाहा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम रायपुर करचुलियान से बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं अमृत महोत्सव के विजेता बनने पर आकाशवाणी परिवार का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। आकाशवाणी परिवार द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होते हैं। मैं तो बचपन से ही आकाशवाणी की श्रोता रही हूँ। मध्य प्रदेश में खासकर हमारे विंध्य क्षेत्र का तो स्वाधीनता के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें ठाकुर धर्मत सिंह, अवधेश प्रताप सिंह आदि प्रमुख हैं। मैं अपने आदर्श व महान स्वतंत्रता सेनानी श्री अरविंद घोष व उनके शिष्या श्री माँ मीरा अल्फांसा के सपनों के अखंड भारत की समर्थक हूँ। साथ ही मैं समस्त देशवासियों को आजादी के 75वें वर्ष की अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 13 दिसंबर को पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया।
द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख ब्याज दरें रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर यथावत बनी रहेंगे। The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. I would now like to dwell briefly on the MPC's rationale for maintaining status quo on the policy rate and the stance. श्री दास ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्यों की वैट दरों में हाल में की गई कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, इससे खपत और मांग भी बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 5.3% रह सकती है। श्री शक्तिकांत दास ने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक फोन के उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित एकीकृत भुगतान योजना की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। श्री दास ने डिजिटल भुगतान को सशक्त और समावेशी बनाने के लिए आज मुंबई में फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित एकीकृत सुविधा की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए लेन देन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की भागीदारी बढ़ने और सेवा प्रदाताओं की क्षमता में वृद्धि की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि बैंक छोटे लेन देन के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट की व्यवस्था के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाने की भी योजना बना रहा है। UPI-based payment products for feature phone users, leveraging on innovative products from the Reserve Bank's regulatory sandbox on retail payments. 2. Make the process flow for small value transactions simpler through a mechanism of on-device wallet in UPI transactions. And 3. Enhance the transaction limit for payments through UPI for retail direct scheme for investment of G6 and IPO offering applications from the current limit of ₹2 lakhs to ₹5 lakhs. विमान से दागी जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज ओडिशा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से लड़ाकू विमान सुखोई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में अहम कड़ी है। इस परीक्षण से देश में विमान से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्वदेश में निर्मित मिसाइल की प्रमुख एयरफ्रेम असेंबलियां राम जेट इंजन का अभिन्न अंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ब्रह्मोस, भारतीय वायुसेना और रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की प्रशंसा की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि भारत रक्षात्मक युद्ध नीति की जगह अब आक्रामक रक्षा नीति अपना रहा है। नई दिल्ली में एक समारोह में एयर चीफ मार्शल ने रणनीतिक प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भारत इस क्षेत्र में किसी से पीछे न रहे। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास आज भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर Mi-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इसकी जानकारी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब
सबका प्रयास। आज हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के प्रयास से जिंदगी आसान हो रही है। उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंच रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से पूरा देश जुड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश तरक्की कर रहा है, जिसमें आपका योगदान है आपका अग्रिम आयकर। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। इसे किलर स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र सेवा के लिए सर्वोच्च कमांडर द्वारा सेना के किसी टुकड़ी को दिया जाने वाला ये सर्वोत्तम सम्मान है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में स्क्वाड्रन के सभी अधिकारियों और स्टाफ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश जब स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है तो ऐसे समय में ये सम्मान विशेष हो जाता है। I would like to congratulate all officers and sailors associated with the squadron for achieving this feat. I compliment you for the impressive parade and impeccable turnout. The timing of this award could not have been more befitting as our nation is celebrating Swarnim Vijay Varsh. इस अवसर पर डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, नौसेना अध्यक्ष के साथ साथ कई अन्य गणमान्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश में सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेही के साथ इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने की नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक लोगों के ऑनलाइन होने से बच्चों के प्रति साइबर अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि साइबर क्षेत्र की कई बड़ी चुनौतियां हैं। श्री वैष्णव ने सदन को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने बच्चों के खिलाफ अपराधों सहित साइबर अपराधों से निपटने के तंत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कई उपाय किए हैं। सबसे बड़ा सर इसमें व्यवस्था है सर I4C, जो कि गृह मंत्रालय के तहत आती है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसमें एक पोर्टल भी चलाया जाता है और सभी राज्यों के साथ इसका एक कोऑर्डिनेशन होता है कि कहीं पर भी किसी राज्य में अगर ज्यादा क्राइम अगर कहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए तो सेंटर की तरफ से हमेशा स्टेट पुलिस को हेल्प प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सर एजुकेशन मंत्रालय ने भी CBSE के जरिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए इंटरनेट का सेफ यूज क्या हो उसके बारे में बहुत जानकारियां दी हैं और बहुत अच्छे से उसका एक प्रभाव भी हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जनता ने विशेष रूप से कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को चुनाव के दौरान नकार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वे संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं तो ये अपने को जनता से दूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जनता का विश्वास खो देंगी। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का दुर्व्यवहार एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राज्यसभा में इट इज सच ए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। विधानसभा में भी ऐसा नहीं हुआ है। इतना दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। राज्यसभा में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा हूं, अगर आप माफी मांगने के लिए आप रेडी होते हैं तो हम तुरंत सस्पेंशन वापस लेने के लिए तैयार है। वी डोंट वांट टू पास द बिल इन दिन। इसलिए मैं अभी भी उनको निवेदन करता हूं, आप माफी मांगिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गलती की है तो मान लो कम से कम। अगर हम चाहते तो कल बिल पारित करते थे। वी वांट डिस्कशन, वी वांट कंस्ट्रक्टिव सजेशन। दे डोंट वांट, व्हाट कैन वी डू। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष सदन की गरिमा को कम कर रहा है। लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने के बावजूद भी अगर शर्मिंदगी कुछ लोग महसूस न करें तो इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। आपको सरकार से माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी सियासी पार्टी से माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है, संसद से माफी मांगनी है। उस संसद से माफी मांगनी है जिसको कि आपने अपनी उद्दंडता के कारण, हुड़दंग के कारण, हिंसा के कारण जो है उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को तार तार करने का षड्यंत्र और साजिश की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष
सोनिया गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों का सम्मान करने की अपील की। श्रीमती गांधी ने मूल्य वृद्धि और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन गैर लोकतांत्रिक है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। ओडिशा के चांदीपुर में हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, भारत आक्रामक रक्षा नीति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर जिलों में दुर्घटनाग्रस्त। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसकी जानकारी देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने लोकसभा में कहा, भारत हमेशा सभी को स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय, जवाबदेह इंटरनेट उपलब्ध। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 129 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को भावी अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 129 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9,525 रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 98.36% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 40 लाख 89 हजार से भी अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख से भी कम 93,733 रह गई है। सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 19 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज तड़के दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चेकचोलन इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। इस बीच अंतिम रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन जारी था। भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को 9 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के भावी अभियानों के लिए चुना गया है। ये घोषणा अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से की गई है। 45 वर्षीय मेनन अमरीकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। वे नासा के फ्लाइट सर्जन के तौर पर काम कर चुके हैं और सोयुज मिशन में भी शामिल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं
आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम भाई परमानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें प्यार से भाई जी कहा जाता था। भाई परमानंद का जन्म पंजाब में हुआ था। बचपन से ही भाई परमानंद राष्ट्रीय एकता के प्रति आकर्षित हो गए थे, क्योंकि उनका परिवार आर्य समाज आंदोलन से जुड़ा था। परमानंद अक्टूबर 1905 में दक्षिण अफ्रीका गए और वैदिक मिशनरी के रूप में महात्मा गांधी के साथ रहे। उन्हें मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में सहायता के लिए विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच समन्वय के लिए अमेरिका भेजा गया। वे गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने गदर पार्टी के लिए तारीख़-ए-हिंद पुस्तक भी लिखी। भारत लौटने पर उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1920 तक अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के आम माफी आदेश के बाद 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने भाई परमानंद से सहयोग का आग्रह किया। भाई परमानंद के शिष्यों में भगत सिंह भी शामिल थे। भाई परमानंद जाति प्रथा के उन्मूलन के समर्थक भी थे। उन्होंने आर्य समाज के अंदर जाति उन्मूलन आंदोलन आरंभ किया था। 8 दिसंबर 1947 को परमानंद का निधन हो गया। आज अमरनाथ विद्यालंकार की जयंती है। विद्यालंकार सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1901 में अविभाजित पंजाब में हुआ था। विद्यालंकार की शिक्षा आर्य समाज शैक्षिक संस्था में हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यालंकार असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की तो विद्यालंकार के साथ लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता और कई अन्य सोसाइटी के सदस्य बन गए। लाला लाजपत राय ने विद्यालंकार को लाहौर नेशनल कॉलेज में इतिहास पढ़ाने का दायित्व सौंपा, जहां भगत सिंह और उनके साथी भी पढ़ा करते थे। नेशनल कॉलेज बंद होने के बाद लाला लाजपत राय ने विद्यालंकार को हिसार भेजा, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। हरियाणा में उन्होंने मजदूर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोलमेज सम्मेलनों की असफलता पर संपादकीय के कारण उन्हें 1931 में 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें 2 साल की जेल हुई। 1947 में विभाजन पर उन्होंने लोगों की सहायता के लिए बचाव दल बनाए। मातृभूमि के महान सपूत अमरनाथ विद्यालंकार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। कभी कुछ ऐसी तान सुना। आज बालकृष्ण शर्मा की जयंती भी है। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी भाषा के कवि बालकृष्ण शर्मा का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। वो कॉलेज की शिक्षा बीच में छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। 1917 में वे महान पत्रकार और प्रताप मैगजीन के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। 1931 में विद्यार्थी जी की मृत्यु के बाद वे प्रताप के संपादक बन गए। बालकृष्ण शर्मा 1921 से 1944 के बीच
6 बार जेल में रहे, लेकिन उन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में योगदान जारी रखा। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हित्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। उन्हें संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के लिए मनोनीत किया गया था। राजनीतिक कार्यों के अलावा बाल कृष्ण शर्मा जाने माने हिंदी कवि भी थे। उन्होंने उपनाम नवीन के साथ कविताएं लिखी। कुमकुम और उर्मिला उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात नर्तक उदय शंकर को। 8 दिसंबर 1900 को राजस्थान के उदयपुर में पैदा हुए उदय शंकर चौधरी मूलतः नरेल के एक बंगाली परिवार से थे, जो अब बांग्लादेश में है। उदय शंकर की पढ़ाई नसरतपुर, गाजीपुर, वाराणसी और झालावाड़ में हुई। 23 अगस्त 1920 को उदय शंकर ने सर विलियम रूथस्टीन के अधीन चित्रकारी का अध्ययन करने के लिए लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। यहाँ पिता द्वारा लंदन में आयोजित कराए गए एक नृत्य कार्यक्रम में उनकी मुलाकात प्रख्यात रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा से हुई। अपने यूरोप प्रवास के दौरान वे बैले से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दोनों शैलियों को मिलाकर नृत्य की एक नई शैली की रचना करने का फैसला कर लिया, जिसे हाई डांस कहा गया। 1948 में उन्होंने एकमात्र फिल्म कल्पना बनाई। नृत्य पर आधारित इस फिल्म में उनकी पत्नी अमला शंकर ने नृत्य किया था। इस फिल्म का निर्माण मद्रास के जेमिनी स्टूडियो में किया गया था। 1960 में रचनात्मक नृत्य के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप देकर सम्मानित किया गया। 1975 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उदय शंकर को देसी कोट्टम पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1971 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दुनिया भर में अपनी कला के माध्यम से देश का नाम रोशन करने वाले उदय शंकर का 26 सितंबर 1977 को निधन हो गया। लेकिन उदय शंकर ने अपनी साधना से भारत और भारतीयता को जो गौरव दिलाया, उसके लिए उनको सदा याद किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इसके अंतर्गत आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट में कोरोना योद्धाओं को आकाशवाणी का सलाम कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित हमारी कोरोना जागरूकता श्रृंखला में महामारी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर अनूप कुमार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। ओडिशा के चांदीपुर में हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, भारत आक्रामक रक्षा नीति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नूर जिले में दुर्घटनाग्रस्त। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसकी जानकारी देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने लोकसभा में कहा, भारत में हमेशा सभी को स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट उपलब्ध। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 129 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई।
और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को भावी अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।